राना एहसान अफजल साहब, आपसे शुरू करते हुए ये बताइए कि जिन दो जजेस को नज़रअंदाज किया गया है, क्या वजूहात होंगी उनको नज़रअंदाज किए जाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी को नज़रअंदाज नहीं किया गया। जो नया आइनी पैकेज आया है और जो ये 26वीं आइनी तरामीम है, आइन के मुताबिक अपॉइंटमेंट हुई है और जो मैंडेट है वो चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करने का स्पेशल पार्लिमानी कमेटी को था। तो ऑब्वियसली उन्होंने बड़े एक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक और मेरिट बेस्ड उन्होंने इसके ऊपर डिबेट की होगी और फिर उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि कैसे पता चलता है कि कौन सा जज मेरिट पे पूरा उतरता है सुप्रीम कोर्ट का और कौन सा? ये तो ऑब्वियसली तीनों जज बड़े ऑनरेबल हैं और बड़ा उनका एक आला दर्जे का जो है करियर रहा है एज ए लॉयर और बाद में जुडिशल भी। तो ये कोई इसमें 19-20 ही चीज़ें होती हैं और जब तीनों वो सीनियर मोस्ट हैं तो वो इस पाए के जजेस हैं कि वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, तो वो इस लेवल पे पहुँचें। तो यहाँ देखें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती होंगी जो कि इसके अंदर उनकी पास्ट हिस्ट्री और किस तरह की जजमेंट्स वो देते रहे और किस तरह का उनका, तो इसकी बेसिस पे आई एम श्योर। अभी जो मखसूस नशस्तों का मामला था उस पर जो फैसला आया 8 जजेस का, वो भी ज़ेरे गौर आया होगा आपके ख्याल में, और वो उसका तो कलीदी किरदार हो सकता है उस फैसले का? देखें, जो मुझे पता है कि वो एक तो अंडर ओथ हैं सारे के, उन्होंने कोई मीडिया के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना क्योंकि जजेस की पहली दफ़ा इस आइनी तरमीम के बाद तकर्री हुई है, तो किसी भी बेसिस पे मुतनाज़ा इसको नहीं बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस बुनियाद पे ये एक नया निज़ाम जो मुतारिफ हुआ है उसके ऐन मुताबिक ये सिलेक्शन हुई है और हमें एक पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ना चाहिए कि इस उम्मीद के साथ कि जो लड़ाई झगड़े हम देखते रहे विद इन द सुपीरियर जुडिशरी वो इख्तिताम पजीर होंगे और इस तरामीम से जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आनी चाहिए, हम उसके अंदर आएँ कि उसके जो मामलात हैं वो एक्सपीडाइटली देखे जाएं और आइनी मामलात जो है स्पेशल कोर्ट जो स्पेशल बेंच है वो देखे। तो इस उम्मीद के साथ मेरे ख्याल से हमें जो इसका बुनियादी वैसे कॉन्सेप्ट था आइनी अदालत बनाने का, वो तो ये था कि जो केसेस की पेंडेंसी है वो ख़त्म हो, यानी इस अदालत के ऊपर जो आइनी केसेस का बोझ है वो एक अलग अदालत के पास चला जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब आइनी जो केसेस हैं उनका बोझ भी इसी अदालत के और बेंच के पास रहेगा, तो वो इधर ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो पेंडेंसी कैसे ख़त्म होगी? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो जो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आइनी जो भी केसेस आते रहे और उसके ऊपर जो मैंडेट था तशरीह करने का और तशरीह से बियॉन्ड चीज़ें जाती रहीं, जहाँ जुडिशल एक्टिविज़म आपको नज़र आया कि आइन को रीराइट करने की बातें आईं, वज़राए आज़म को फारिग करने की बातें आईं, फिर सुओ मोटोस के हवाले से बातें आईं। तो ये सारी चीज़ें इससे क्लियर होती हैं कि आपने एक स्पेशल बेंच बना दिया है जो फोकस ही इन मामलात के ऊपर करेगा जो आइनी जो इश्यूज़ हैं, और बाकी जो पूरी सुप्रीम कोर्ट है उसके जस्टिसेस जो हैं वो नॉर्मल केसेस को देखेंगे। तो डेफिनेटली एक तो सेपरेशन हो गई, तो बाकी हर कोई अपने अपने डोमेन में काम करेगा और इससे बेहतरी आएगी, इसी चीज़ की उम्मीद है। राना साहब, रखना चाहता हूँ एक तो ये कि आप आइनी तरमीम तो आपने मंजूर करा ली, आपको मुबारक हो, लेकिन मैं राना एहसान अफजल साहब से पूछना चाहूँगा कि ये तो आप चले, हम आपको मुबारकबाद आप खुद भी पेश कर रहे हैं, कौम को भी दे रहे हैं, हम भी आपको दे रहे हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि ये सवाल तो अब आएंगे, जैसे 13 रुकनी बेंच का जो रिव्यू है वो 7 रुकनी बेंच कैसे सुन सकेगा, क्या होगा? ये देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें पिन पॉइंट की गई कि अब ये जो है जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो मामलात होते हैं आम आदमी के, तो उसी से रिलेटेड होते हैं ना, तो उसमें आइनी सवाल उठता है कि जी इसके फंडामेंटल राइट्स मजरू हो रहे हैं, तो आप उसको आइनी अदालत सुनेगी या नॉर्मल अदालत सुनेगी? देखिए, वो नॉर्मल अदालत सुनेगी। जहाँ कन्फ्यूजन है आइन की इंटरप्रिटेशन में वो चीज जाती है आइनी अदालत। लेकिन वकला ये कहते हैं कि हर केस में एक आइनी नुक्ता होता है। हाँ, आइनी नुक्ता होता है। आइन देखें, आइन की इंटरप्रिटेशन में जहां कंफ्यूजन है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो एस्टैब्लिश्ड है ना, तो वहां तो ये आइनी नुक्ता तो है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन कंफ्यूजन कोई नहीं है। तो ये अगर देखें यहाँ मैं आपको नहीं, जुडिशल कमीशन तो नहीं करेगा ना कि कौन सा केस जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी नई तरामीम आई है, कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे जजेस भी होंगे जो इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे कि ये तरामीम आई है, तो वो कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाना भी चाहते होंगे। तो ये कंफ्यूजन शुरू में फैलेगी, लेकिन ये चीजें सेटल हो जाएंगी। और अगर देखें बात ये, कोई इतने बड़े लूप होल्स अगर नजर आए कि जो ये सिस्टम के को चलने ही ना, इसमें इतने बड़े फ्लॉज हुए जो बाज़ाहिर हमें नहीं नजर आ रहे, लेकिन अगर आए
तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। असेंबली बैठी है, लेजिस्लेचर पूरा सारा बैठा हुआ है, वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट ले आएगा। लेकिन ये आप यकीन रखें कि एक टोला यहां मौजूद है कि जिसने अभाम पैदा करना है हर चीज में, चाहे मईशत बेहतर हो रही हो तो उसने कहना है कि मईशत नहीं, एक मिनट, अगर मईशत बेहतर हो रही है उसने कहना है मईशत बेहतर नहीं हो रही, अगर आईनी तरमीम पॉजिटिव है उन्होंने कहना है नेगेटिव है, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी उन्होंने कहना है इंस्टेबिलिटी है, तो ये मामला तो चलता रहेगा। लेकिन ये तो बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मैंने कामरान मुर्जा साहब से पूछे हैं, मैंने आपको स्पेसिफिक जवाब दिया और कामरान मुर्जा साहब के पास स्पेसिफिक जवाब नहीं है उसका। देखिए अब देखिए ना, वो कामरान मुर्जा साहब अब तो वो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गए ना, और ये देखें बिल्कुल जो ये सही सवालात हैं इनके जवाब चाहिए। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर एक लार्जर बेंच ने, उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट था वहां लार्जर बेंच जो है वो इन चीजों को देखता था, लेकिन अब आईनी मामलात देखने के लिए आपका स्पेशल बेंच बन जाएगा। तो अगर उस स्पेशल बेंच का फुल कोर्ट होगा तो इट वुड मीन कि नहीं, मतलब आप देखिए ना, अब ये बुनियादी सवाल जो मैंने आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है कि भाई 13 रुकनी बेंच है, उसने एक फैसला दिया हुआ है, उसका रिव्यू 7 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता ना, कामरान मुर्जा साहब ये कह रहे हैं। लेकिन अब और भी जज, लेकिन उसमें नए निजाम में तो वो 13 रुकनी बेंच होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अदालत है, अगर उसके सारे जितने भी जजेस उसके नॉमिनेट होते हैं वो अगर बैठ जाते हैं तो वही मैक्सिमम होंगे ना उनके। वहां तो 13 या 15 रुकनी बेंच नहीं होगा, वहां तो वही मेंबर होंगे जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जस्टिसेस हैं। और अगर वो सारे बैठते हैं तो वो एक तरीके से फुल कोर्ट होगा। ठीक है, तो वही अथॉरिटी, नहीं, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि उसकी जो अथॉरिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये देखें, ये वो पुराना निजाम था, उसके अंदर ये नया निजाम है, ये नया निजाम है, ऑब्वियसली आईनी तारामीम हुई है, और उसके अंदर जो आईनी बेंच है, अगर वो उसके कितने मेंबर्स हैं उसके अंदर, 5 मेंबर्स हैं अगर उसके, तो अगर 5 मेंबर्स बैठते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो 5 या 7 मेंबर्स का आईनी बेंच 13 मेंबर्स के बेंच से ज्यादा पावरफुल है कि नए निजाम में दैट इज द मैक्सिमम, वो फुल कोर्ट है, वो फुल कोर्ट बैठ रहा है। जल्दबाजी से राना साहब आप मुस्कुराए जा रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी से आपने सिवाय इसके क्या हासिल किया कि चलें आप चाहते थे कि जस्टिस मंसूर साहब जो है वो चीफ जस्टिस न लगे, और वो नहीं हुआ, ये आपने अचीव कर लिया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ऑपोजिशन का काम है कंफ्यूजन फैलाना, और वो फैलाएगी। और ये कहना कि जल्दी हो गया, कर भी खुद दिया और कह दिया कि जल्दी हो गया, तो ये भी कोई बात नहीं है। आपने ना करते, अगर जल्दी हो रहा था तो ना सपोर्ट करते, जब सपोर्ट किया तो उसको ऑन करें। देखें बात ये है कि अगर कोई कमियां नहीं, सुन लें, अगर कोई कमी पेशी रह गई तो उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो है नई अमेंडमेंट्स आप इंट्रोड्यूस करा के ठीक कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा ये तूफान नहीं हो गया। ऑब्वियसली एक नई आपने अमेंडमेंट्स की हैं, इसके अंदर आप केस लॉ, अगर आप 10 दिन और लगा लेते इसके ऊपर तो कोई थोड़ा बेहतर एक डॉक्यूमेंट आ जाता, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था। कोई प्रॉब्लम बना नहीं है, लोग अभाम क्रिएट कर रहे हैं, हम नहीं समझते। कामरान मुर्जा साहब के ज़हन में एक लीगल माइंड है, सीनियर तरीन वकला में से एक हैं, उनके ज़हन में अगर इभाम मौजूद है तो और भी वकला के ज़हन में मौजूद है ना, तो ये चीजें ट्वीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी।